तो हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा यानी डीप डाइव में स्वागत है। आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। जो लोग आगामी एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का विश्लेषण करेंगे। और आज हम बिना किसी लंबी चौड़ी थ्योरी के सीधे काम की बात करेंगे। एकदम सही। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक बहुत ही शानदार मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन है। हाँ, इसमें जनवरी से मार्च 2026 तक के सबसे जरूरी तथ्य, सूचकांक और एमसीक्यूज शामिल हैं। हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि रटने के बजाय हम ये समझें कि क्या हुआ और क्यों हुआ, ताकि तथ्य आसानी से याद हो जाए। बिल्कुल। जब हम क्यों पर बात करते हैं तो जानकारी दिमाग में छप जाती है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इसका हेडलाइन है 77वां गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 2026। मुख्य अतिथि के तौर पर इस बार दो लोग थे, यूरोपीय संघ की अर्सुला वॉन डर लियन और एंटोनियो कोस्टा। बिल्कुल। और पराक्रम दिवस जो 23 जनवरी को होता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के रूप में मनाया गया। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार इस बार महाराष्ट्र को मिला। हाँ, अब इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। सवाल है कि 2026 गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? इसका सही उत्तर है सी, वंदे मातरम के 150 वर्ष। अरे वाह, ये तो पक्का एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ठीक साथ दो मुख्य अतिथियों का नाम याद रखना थोड़ा ट्रिकी है। हाँ, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही टीम में दो कप्तानों को याद रखना। हाँ बिल्कुल, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसका हेडलाइन है क्रिकेट का दबदबा और खेलो इंडिया। स्पोर्ट्स सेक्शन हमेशा स्कोरिंग होता है। हाँ, मुख्य बिंदु ये है कि टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। बहुत बड़ी जीत थी। और अंडर 19 विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड को हराया। शीतकालीन खेल जो गुलमर्ग में हुए थे उसमें भारतीय सेना लगातार तीसरी बार शीर्ष पर रही। और बीच गेम्स में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। इसके अलावा WPL 2026 आरसीबी ने जीता। हाँ, और एक और बड़ा फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर ने 67 साल बाद रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। बिल्कुल। अब इस स्लाइड का एमसीक्यू देखते हैं। T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? सही उत्तर है सी, संजू सैमसन। अच्छा, और मुझे लगता है कि ये खेल जगत से है, तो ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन यार ये जम्मू कश्मीर की रणजी जीत वाली जो बात है ना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी अंडरडॉग कहानी है। मतलब 67 साल बाद जीतना, एग्जामिनर का ध्यान इस पे जरूर जाएगा। हाँ, ऐसी ऐतिहासिक वापसी पर सवाल जरूर बनते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडलाइन है वैश्विक खेल मंच। अच्छा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। मुख्य बिंदु में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल एलेना रिबैकिना ने जीता है जो कजाकिस्तान से हैं। और फ्री स्टाइल शतरंज 2026 मैग्नस कार्लसन ने जीता जो नॉर्वे के हैं। ठीक है, और इसका एमसीक्यू है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? हाँ, इसका सही उत्तर है सी, कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय खेलों का सीधा सवाल है जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये फ्री स्टाइल शतरंज क्या होता है? मतलब क्या एसएससी जैसी परीक्षाओं में अब पारंपरिक खेलों से हटके ऐसे नए खेलों के बारे में ज्यादा पूछा जाने लगा है? बिल्कुल, एग्जामिनर अब नए फॉर्मेट्स पर ध्यान दे रहे हैं। फ्री स्टाइल शतरंज में मोहरों की शुरुआती स्थिति को बदल दिया जाता है। अच्छा। हाँ, इससे खिलाड़ी रटी रटाई चालें नहीं चल पाते। मैग्नस कार्लसन का इसे जीतना इससे और भी चर्चा में ले आया है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसका हेडलाइन है कूटनीति और शिखर सम्मेलन। मुख्य बिंदु यह है कि 11वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब थे। हाँ, इसके अलावा ग्लोबल साउथ का पहला एआई इम्पैक्ट सम्मेलन भी नई दिल्ली में संपन्न हुआ। और विश्व आर्थिक मंच यानी WF 2026 की थीम संवाद की भावना थी। और 52वें G7 का मेजबान फ्रांस है। सही। अब इसका एमसीक्यू देखते हैं। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान देश कौन है? सही उत्तर है सी, भारत।
कूटनीतिक नियुक्तियां और सम्मेलन हमेशा एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे भारत का ब्रिक्स और रायसीना दोनों को होस्ट करना ऐसा लगता है जैसे इस तिमाही में भारत वैश्विक कूटनीति का हेडक्वार्टर ही बन गया हो। बिल्कुल सही कहा। विश्व स्तर पर हमारी अहमियत बढ़ रही है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसका हेडलाइन है सूचकांक यानी रैंकिंग्स मैट्रिक्स। इंडेक्स से तो सवाल आते ही है। हाँ, मुख्य बिंदु में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 116वें स्थान पर है और इसमें शीर्ष पर फिनलैंड है। अच्छा। ग्लोबल फायर पावर में भारत चौथे स्थान पर है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 75वां स्थान है, जिसमें सिंगापुर शीर्ष पर है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर है। ठीक है, और इस पर एमसीक्यू है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष मतलब सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? हाँ, इसका सही उत्तर है ए, डेनमार्क। और इसमें भारत 91वें स्थान पर है। इंडेक्स से हर साल एक सवाल पक्का आता है, इसलिए ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। भारत फायर पावर मतलब सैन्य ताकत में तो टॉप 4 में है, लेकिन हैप्पीनेस में 116वें नंबर पर है। ये विरोधाभास तो है। हाँ, ये कंट्रास्ट परीक्षार्थियों को रैंक याद रखने में बहुत मदद कर सकता है। मतलब ताकत बहुत है, पर खुशियों में अभी पीछे हैं। बिल्कुल, ऐसे जोड़ के याद रखना आसान होता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसका हेडलाइन है अंतरिक्ष और भविष्य की तकनीक। साइंस एंड टेक। हाँ, मुख्य बिंदु है कि इसरो का स्कूली बच्चों के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम युविका 2026 शुरू हुआ है। बहुत बढ़िया। और आईआईटी मद्रास में 3.1 पेटाफ्लॉप्स क्षमता का सुपर कंप्यूटर परम शक्ति शुरू हुआ है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी नई एआई चिप माया 20 लॉन्च की है। अब इसका एमसीक्यू देखते हैं। चंद्रयान 4 की लैंडिंग साइट का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है बी, मॉन्स माउंटेन, जिसे MM4 भी कहते हैं। अच्छा। साइंस एंड टेक का यह हिस्सा एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे परम शक्ति नाम सुनकर ऐसा नहीं लगता जैसे किसी कॉमिक बुक के सुपर हीरो का नाम हो? हाँ, मतलब 3.8 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड वाले सुपर कंप्यूटर के लिए ये नाम एकदम सटीक है। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसका हेडलाइन है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। मुख्य बिंदु ये है कि भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या अब 98 हो गई है। अच्छा, 98? हाँ, नया स्थल गुजरात का छारीधान है। इसके अलावा भारत का पहला बायो डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। तमिलनाडु की कोली हिल्स में डार्क स्काई पार्क बना है और मथुरा यूपी में गौ संस्कृति संग्रहालय बना है। ठीक है, अब इसका एमसीक्यू देखते हैं। पटना पक्षी अभयारण्य, जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया, कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। पर्यावरण के करंट अफेयर्स आजकल काफी ट्रेंड में है, अतः ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैं सभी तैयारी करने वालों को एक ट्रिक अलर्ट देना चाहूंगा। वो क्या? देखिए, नाम है पटना पक्षी अभयारण्य, तो कोई भी सोचेगा कि ये बिहार में है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये यूपी में है। ये एग्जामिनर की सबसे क्लासिक ट्रिक है, जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं। सही कहा। ऐसे सवालों पर खास ध्यान देना चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसका हेडलाइन है रक्षा अभ्यास और अभियान। डिफेंस सेक्शन काफी जरूरी है। हाँ, मुख्य बिंदु है कि भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ। मिलन 2026 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया और ईरान से भर्तियों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया। ठीक है, इसका एमसीक्यू है कि अभ्यास खंजर 13 भारत और किस देश के बीच हुआ? सही उत्तर है सी, किर्गिस्तान, और ये असम में हुआ था। अच्छा। डिफेंस के सवाल रेलवे और एसएससी में बहुत आते हैं, तो ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पर मुझे एक बात पूछनी थी। भारत अक्सर किर्गिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के साथ ये खंजर जैसे सैन्य अभ्यास क्यों करता है? मतलब इसका रणनीतिक महत्व क्या है? इसका सीधा संबंध भू राजनीति से है। मध्य एशिया रूस और चीन के बीच में है। अच्छा। और वहाँ उग्रवाद से निपटने के लिए भारतीय सेना का जो ऊंचाई वाले इलाकों का अनुभव है, वो बहुत काम आता है।
इससे हमारी रणनीतिक पहुंच भी मजबूत होती है। हाँ, ये तो काफी गहरा कूटनीतिक कदम है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसका हेडलाइन है पुरस्कार 2026। अवार्ड्स? हाँ, मुख्य बिंदु में इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए। इनमें 5 विभूषण, 13 भूषण और 113 श्री शामिल हैं। अच्छा। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध लेखक आर वैरामुथु को मिला। 98वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन रहे। पर्यावरण के लिए टाइलर पुरस्कार टोबी कायर्स को मिला। अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को मिला। सही। दलाई लामा को उनका पहला ग्रैमी मिला है। और डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड सीता अशोक शिल्के को दिया गया है। वाह। अब इसका एमसीक्यू देखते हैं। गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2026 किसे मिला? हाँ, इसका सही उत्तर है बी, गर्ड फॉल्टिंग्स, जो जर्मनी से हैं। अवार्ड सेक्शन से 1 या 2 प्रश्न निश्चित होते हैं, इसलिए ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑस्कर, एबेल और टाइलर पुरस्कारों को याद रखना तो ऐसा है जैसे सिनेमा, गणित और पर्यावरण की दुनिया के मैन ऑफ द मैच को याद रखना। बिल्कुल सही एनालॉजी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसका हेडलाइन है इनोवेशन मैप। अच्छा। मुख्य बिंदु है कि मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। दिल्ली में लखपति बिटिया योजना शुरू हुई है। महाराष्ट्र का सौंडला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। और मुंबई में पहली म्यूजिक रोड बनी है। अरे वाह। केरल ने बुजुर्गों के लिए एल्डरली बजट पेश किया है और अपना नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी दी है। काफी बड़े कदम है। इसका एमसीक्यू देखते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का रूट क्या है? सही उत्तर है सी, जींद से सोनीपत हरियाणा में। अच्छा। राज्यवार नवाचार स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत प्रासंगिक हैं, इसलिए ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे ये मुंबई वाली बात थोड़ी अजीब लगी। कौन सी? म्यूजिक रोड वाली। हाँ, मुंबई के भारी ट्रैफिक में एक म्यूजिक रोड असल में काम कैसे करेगी? मतलब क्या ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या इसका कोई व्यावहारिक उपयोग भी है? देखिए, म्यूजिक रोड में सड़क पर खास दूरी पर खांचे बनाए जाते हैं। अच्छा। जब गाड़ियां एक सही स्पीड लिमिट में उनके ऊपर से गुजरती हैं, तो टायरों के घर्षण से एक सुरीली धुन सुनाई देती है। अरे वाह। अगर आप तेज चलाएंगे तो सिर्फ शोर आएगा। हाँ। ये ड्राइवरों को सही स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका है। मतलब सड़क सुरक्षा को संगीत से जोड़ दिया है, तो सच में कमाल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसका हेडलाइन है लीडरशिप प्रोफाइल्स और दिवस। ठीक है। मुख्य बिंदु ये है कि नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को सौंपा गया है। अच्छा। और विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को होता है, उसकी 2026 की थीम जल और लैंगिक समानता है। अब इसका एमसीक्यू देखते हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? हाँ। सही उत्तर है बी, सनाए तकाइची। और ये जापान की 105वीं प्रधानमंत्री हैं। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियुक्तियां हमेशा एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो जल दिवस की थीम है ना, जल और लैंगिक समानता, इस पर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। हाँ, बताइए। इनका कनेक्शन बहुत गहरा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पानी लाने की जिम्मेदारी ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की हुई है, तो ये थीम बहुत सोच समझ कर रखी गई है। बिल्कुल, पानी की कमी का सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये हमारी आखिरी स्लाइड है। हाँ। इसका हेडलाइन है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, एक त्वरित रिवीजन। मुख्य बिंदु में पहला है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जो हावड़ा से गुवाहाटी के बीच शुरू हुई। दूसरा, गुरुग्राम में 24/7 एलपीजी एटीएम खुला है। अच्छा। तीसरा, तमिलनाडु में संप्रभु यानी सॉवरेन एआई पार्क बना है। चौथा, जापान ने दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन चलाई है, जिसकी स्पीड 275 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाप रे, बहुत तेज है। हाँ। और पांचवा, सिद्धारमैया कर्नाटक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये बुलेट पॉइंट्स का क्विक रैप अप है, जो सीधे वन लाइनर के रूप में एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ये एलपीजी का एटीएम होना बिल्कुल बैंक के एटीएम कैसा क्रांतिकारी कदम है। हाँ, इससे आम आदमी की पहुंच पूरी तरह बदल जाएगी। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमने बहुत ही तेज गति से जनवरी से मार्च 2026 के महत्वपूर्ण सूचकांकों, पुरस्कारों, नियुक्तियों और डिफेंस इवेंट्स की डिकोडिंग की है।
एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं में ठीक इसी तरह के स्पष्ट और फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, मैं भी सभी तैयारी करने वालों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वे इस जानकारी को अच्छी तरह रिवाइज करें ताकि परीक्षा में कोई भी स्कोरिंग पॉइंट ना छूटे। बिल्कुल, रिवीजन बहुत जरूरी है। और आज के एपिसोड को समाप्त करते हुए मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या विचार है? हिस्सा बन जाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है। इस बारे में सोचिएगा जरूर, अपनी तैयारी करते रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ।